32 साल पहले 19 जनवरी का वो दिन जब कश्मीरी पंडितों को अत्याचार का सामना करना पड़ा और उनके अपने लोगों ने ही घरों से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर में हिंदुओं के साथ कैसी त्रासदी हुई, कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये सच आपको आज जरूर सुनना चाहिए। अगर आप कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म और उनके दर्द को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम वो अनसुनी कहानियां सुनाएंगे जो कश्मीर फाइल्स पर्दों पर न ला सकी। रालिव, गलिव या चालिव नारे आपने कश्मीर फाइल्स में सुने होंगे, पर ये स्लोगन किसी स्क्रिप्ट राइटर का नहीं बल्कि उन्हीं कश्मीरी मिलिटेंट्स का है जिन्होंने जन्नत को शमशान में तब्दील कर दिया। इस स्लोगन का मतलब है कन्वर्ट, रन और डाई, अपना धर्म बदलो, भागो या फिर मरो। हमें इस स्लोगन के खौफ का अंदाजा भी नहीं है। न जाने कितनी चीखों ने यहाँ दम तोड़ा होगा। कश्मीरी पंडित आदित्य बकाया ने कहा, मुझे याद है सुबह के 4 बजे होंगे, बाहर अंधेरा था और मस्जिद से आवाजें आ रही थी। बारामूला में वो मस्जिद मेरे घर से 15 फीट दूर थी। मेरी नींद खुली और मैंने अपनी बुआ को देखा। वो खिड़की से देख रही थी और रो रही थी। ये सब मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने बाहर देखा कि सड़कों पर लोग भरे हुए हैं। उन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। सारे नारे लगा रहे थे, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, असीगच्छी पाकिस्तान, बटवा रोअस्ता बटविसान। इसका मतलब था हमें पाकिस्तान चाहिए, और हिंदू महिलाएं भी, लेकिन अपने मर्दों के बगैर। आदित्य बकाया ने कहा, मुस्लिम पुरुष ज्यादा सक्रिय रोल में थे, उन्होंने बंदूक उठा ली थी, जबकि मुस्लिम महिलाएं कैंपेन ऑर्गेनाइज कराने में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरकर आजादी के नारे लगा रही थी। ये सब पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था और मुस्लिम महिलाएं आतंकवादियों के लिए एक ढाल की तरह काम कर रही थी। ये सारा खेल था माइंड वॉश का, जिसने उस कुरान की आयतें भी भुला दी जिसमें मोहब्बत बांटना सिखाया जाता है। कश्मीरी पंडित वीरेंद्र हाक का कहना है, मैंने देखा जो 6-7 साल के बच्चे थे वो पत्थर फेंक रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये उन्हें भी नहीं पता था। मैं उस वक्त खुद को उन बच्चों से रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि जिस तरह मेरा बचपन खत्म हो रहा था ठीक उसी तरह ये बच्चे भी अपना बचपन खत्म कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 19 जनवरी 1990 को ही 60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने मजबूरन घाटी छोड़ दी। घाटी में उस वक्त कश्मीरी पंडितों की आबादी करीब 5 लाख थी, लेकिन कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की मजहबी सोच की वजह से साल 1990 के अंत तक 95% कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर वहां से चले गए। इस दौरान कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षिक संस्थानों को आग लगा दी गई। 103 मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों को तोड़ दिया गया। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूट की 14,430 घटनाएं हुई। 20,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की खेती योग्य जमीन छीनकर उन्हें भगा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के घर जलाने की 20,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और 1100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार डाला गया। ये सब कुछ कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, चलिए जानते हैं। कश्मीर फाइल्स के वो पन्ने जो इस दरिंदगी की शुरुआत और सच बताते हैं। कश्मीरी पंडितों पर हिंसा का सबसे पहला मामला सामने आया साल 1986 में, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया, जिसके बाद अनंतनाग में कई कश्मीरी पंडितों और हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। उस दौरान कश्मीर में मंदिरों और मस्जिदों पर कई भड़काऊ पोस्टर्स भी लगाए जाते थे, जिसके चलते कश्मीर में सरकारी हिंदू कर्मचारी मास कैजुअल लीव पर चले गए। घाटी में माहौल बिगड़ता देख 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और इस तरह आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कश्मीर का माहौल खराब करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहे साल 1987 के विधानसभा चुनाव। इन चुनावों से ऐन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके चलते घाटी के लोगों की नजरों में फारूक अब्दुल्ला गुलाम मोहम्मद शाह के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए जिन्होंने कांग्रेस के आगे समर्पण कर दिया। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के सामने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी बनकर उभरा, जिसने इस गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन इस चुनाव का नतीजा उम्मीद से काफी उलट रहा। उस चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन ने 66 सीटें जीती। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के खाते में महज 4 सीटें ही आईं। काउंटिंग के शुरुआती दौर में ही ये साफ हो गया कि मोहम्मद यूसुफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुल मोयुद्दीन शाह को काफी भारी मतों से हराएंगे। आलम यह था कि गुल मोयुद्दीन शाह काउंटिंग के बीच ही उठकर अपने घर चले गए थे, लेकिन बाद में अचानक से ही शाम को उन्हें बुलाकर विजेता घोषित कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ जब लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया तो मोहम्मद यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। लगभग 20 महीने के बाद मोहम्मद यूसुफ जब जेल से बाहर निकले तो उसने आतंकवाद का रास्ता चुना और वो आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन बनकर उभरा, जो उसका पुलिंग एजेंट था। उसका नाम था यासीन मलिक, जो आगे चलकर JKLF का चीफ रहा। JKLF को कश्मीर में ज्वाइन करने वाले थे हामिद शेख, अशफाक वानी, जावेद, अहमद मीर और यासीन मलिक।
जिन्हें इनके नाम के पहले अक्षर से हाजी भी बुलाया जाता था। JKLF ही वो गुट था जिसने घाटी में युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया था, जहां आम कश्मीरियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। घाटी में धीरे धीरे कट्टरवाद हावी होना शुरू हो गया था। साल 1988 आते आते सिनेमाघर, बार, ब्यूटी पार्लर और वीडियो लाइब्रेरी आतंकवादियों के निशाने पर थी। चुनावों की आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया और दूसरी तरफ JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। कश्मीरी पंडितों में पहली हत्या हुई 14 सितंबर 1979 को भाजपा अध्यक्ष और वकील टीका लाल टबलू की, और फिर 4 नवंबर 1979 को JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश नीलकांत गंजू की भी हत्या कर दी गई। इन हत्याओं की जिम्मेदारी JKLF ने ली। उस वक्त मस्जिदों में, सड़कों पर, गलियों में हर तरफ एक ही नारा दिया जाता था। आलम यह था कि 8 दिसंबर 1979 को तत्कालीन VP सिंह की सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का अपहरण JKLF के आतंकवादियों ने कर लिया, जिसके एवज में सरकार को ना चाहते हुए भी JKLF के 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस वक्त घाटी में सरकारी नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडित और IB के अधिकारी, जिन्हें मुखबिर भी कहा जाता था, उग्रवादियों के निशाने पर थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से उर्दू अखबार आफ्ताब में एक विज्ञापन छापा गया, जिसमें लिखा था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। खैर, घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को फिर से आतंकी का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो पहले 1984 से 1979 तक भी JNK के गवर्नर रह चुके थे। फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले के विरोध में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। जगमोहन की नियुक्ति कश्मीर के अलगाववादियों की आंख की किरकिरी बन गई। इस नियुक्ति के बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले और तेज हो गए। कश्मीरी पंडित वीरेंद्र हाक का कहना है, वो सभी आतंकी जो बाद में नेता बन गए, यासीन मलिक जो कि JKLF का हिस्सा था, ये सभी अलगाववादी नेता थे। इन लोगों ने ही कश्मीर में आतंकवाद शुरू किया। स्थानीय लोगों के लिए ये हीरो बन गए। लोगों ने इन्हें इज्जत देना शुरू कर दिया, तो वो धीरे धीरे कश्मीर की जनता के लिए नेगोशिएटर हो गए। किसी दूसरे राजनेताओं की तुलना में उन लोगों की बात जनता ज्यादा ध्यान से सुनने लगी। धीरे धीरे राजनेताओं को भी ये एहसास होने लगा कि अगर कश्मीर में ज्यादा आकर्षण बटोरना है तो अलगाववादियों के साथ संपर्क बढ़ाना होगा। कश्मीरी पंडित गौरव बजाज का कहना है कि उस वक्त VCR कैसेट दिए जाते थे। उस वीडियो में दिखाया जाता था कि कैसे आतंकियों की ट्रेनिंग होती है। इसे घर घर फैलाया जाता था। इन सब से न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों में आक्रोश बढ़ रहा था, बल्कि उनमें ये भरोसा जाग रहा था कि हम अलग देश बन सकते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान की ओर से हो रहा था। कश्मीर में लोगों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता था। जो युवा मुसलमान थे, उन्होंने सच पर भरोसा करना छोड़ दिया, दुष्प्रचार को सच मानने लगे। कश्मीर में मुसलमानों के बीच पाकिस्तानी करेंसी बांटी जा रही थी। उनका समय पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तय हो रहा था। मस्जिदों से लेकर कश्मीर की गलियों तक पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे। ये सारी कहानियां वो हकीकत हैं जो कश्मीरी पंडितों ने सही हैं। वो खौफनाक मंजर जो हम सोच भी नहीं सकते, वो मंजर उन्होंने महसूस किया। अपने घर से निकाले गए, अपनों की दर्दनाक मौत देखी, खून की होली और बुझे दियों की दिवाली देखी, अपनी बहू बेटियों की लाश नग्न देखी, और इस जहन्नुम में भी वो ख्वाब देखा जो शायद आज भी सच ना हो सका। घर वापस जाने का सपना, उन्हीं वादियों में खो जाने का सपना और अपने जख्मों पर मरहम का सपना। ये सपने कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि राजनीति के कीचड़ में सबके हाथ सने हैं और अब भी कुछ गद्दार पाकिस्तान से जुड़े हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि इंसाफ कब होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।